नमस्कार, जय हिंद। आइए हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 5वां टेस्ट है और इस वीडियो में हम इस टेस्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग आपको पता है, वेदांग कुल कितने हैं? 6 हैं। इनके नाम क्या हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सभी वेदांग जो 6 हैं उनके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन वेदांग के अंग नहीं है। ठीक है, तो इन सभी 6 नामों को याद रखें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, और ध्यान रखना ये सभी गद्य में लिखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोथल की खोज की गई किसके द्वारा? तो लोथल आपको पता है एक हड़प्पा सभ्यता कालीन एक पुरास्थल है। तो इसकी और लोथल है कहाँ पर? ये गुजरात में। तो लोथल की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एस.आर. राव के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो लोथल है उसे हम लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया। और ये किस नदी के किनारे रखा है अगर ये पूछा जाए तो ये है लोथल भगवा नदी के किनारे। ठीक है, अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के निम्न शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? यहाँ पर बंगाल के जो शासकों के नाम है सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां। तो इनका क्रम आप देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए क्रम। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मुर्शिद कुली खां 1717 से 27, फिर आता है शुजाउद्दीन, फिर सरफराज और लास्ट में अलीवर्दी खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? आप जानते हैं कि जो मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत, इनमें कई बार उत्तराधिकार को लेकर के भी युद्ध हुआ। तो ये जो जजाऊ का युद्ध हुआ था, ये हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच। ये सब कौन थे? तो आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू हुआ था। तो ये जो मुअज्जम और आजम है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? आप जानते हैं कि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1775 से 1782 के बीच चलता है। और 82 में ही कौन सी संधि होती है? सालभाई की संधि। जब सालभाई की संधि होती है तो उसमें कहा जाता है कि अगले 20 साल तक मराठे और अंग्रेज युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और इस समय जो 1782 में गवर्नर जनरल है वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, क्योंकि 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल है 1782 में, वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ और ये जो युद्ध खत्म हुआ था वो हुआ था सालभाई की संधि के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को उधार का भी संविधान कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें विभिन्न देशों के संविधान से ली गई हैं। तो इसमें से अधिकतर प्रावधान कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान के जो अधिकतर प्रावधान हैं वो कहाँ से लिए गए? तो आप जानते हैं कि भारत सरकार का अधिनियम 1935 ये हमारे संविधान का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रावधान यहाँ से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आप जानते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर संयुक्त बैठक को बुलाने की बात होगी, संयुक्त बैठक को आहूत करने की बात हो, तो संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत करता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष जो ज्वाइंट सिटिंग है उसकी अध्यक्षता करता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष उस समय ना हो तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तो कौन करेगा? फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति कभी भी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट किसी भी सभा का सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अध्यक्षता वही व्यक्ति करेगा जो किसी भी सदन का सदस्य हो। चूंकि वाइस प्रेसिडेंट किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि राज्यसभा का सभापति ना करके राज्यसभा का उपसभापति करेगा। जब लोकसभा का अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, तो इस कंडीशन में
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है वो किस में है, आर्टिकल 108 में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 का प्रावधान किससे संबंधित था? आज भी चर्चा में बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये जो भाग है आर्टिकल 370 से जिसकी शुरुआत होती है, इसमें कई राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। तो स्पेशली 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर के बारे में जो विशेष दर्जा प्राप्त था उसके बारे में बताया गया था 370 के बारे में। ठीक है, जिसे 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके माध्यम से इसे विशेष राज्य का जो दर्जा था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, और ऐसा करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैच करवाना है। यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनके बारे में मैच करवाना है। यहाँ पर देखेंगे तो जो सभी आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से संबंधित है। आर्टिकल 126, 127, 137 और 141। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो आर्टिकल 126 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 126 का संबंध है सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 127 का संबंध किससे है? तो 127 का संबंध है औपचारिक रूप से एडहॉक जजों की नियुक्ति। कई बार तदर्थ जजों की नियुक्ति की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में कार्य बहुत अधिक बढ़ जाए या कोरम ना पूरा हो, तो यहाँ पर जो रिटायर्ड जज होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 137 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय की समीक्षा। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछला अपना निर्णय दिया है उसकी समीक्षा वो कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 141 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका न्याय व्यवस्था है उसमें टॉप पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है, जो भी निर्णय लिया जाता है, उसके निर्णय जो नीचे के कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी न्यायालयों तक, वो बाध्यकारी होते हैं। अगर उनके पास उसी प्रकार का मामला आता है तो वो उससे हट के निर्णय नहीं देते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय को वो यहाँ पर दोहराते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में संघ की विधायिका, जो संघ की विधायिका का मतलब संसद राज्य सूची के विषय में कानून तब तक नहीं बना सकती। कब तक? आपको पता है कि हमारे देश में जो पूरा सिस्टम है, 7वीं अनुसूची जब आप पढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार के विषय बनाए गए। एक ऐसे विषय हैं जिनको हम संघ सूची के विषय कहते हैं, जिनमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? विधानमंडल को है, मतलब कि राज्य की विधायिका को। और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर बनाए गए कानून में केंद्र और राज्य के कानून जो बनाए गए हैं उनमें विवाद होता है, तो किसके कानून मान्य होंगे? संघ के कानून मान्य होगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात समझना है, कई बार ऐसा होता है कि जो संघ है, मतलब कि संघ की विधायिका संसद है, वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ऐसे कई मामले हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि संघ की विधायिका राज्य सूची के विषय में कानून तब तक नहीं बना सकती। कब तक? यहाँ पर कई मामले हैं जिनमें बना सकती है, तो उनमें से एक के बारे में यहाँ पर पूछा गया। क्या? कब तक? जब तक कि प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए ना कहे। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री के कहने से संसद राज्य के विषय पे कानून नहीं बना सकती, ये तो क्लियर है। जब तक स्पीकर प्रमाणित करे। बिल्कुल गलत, अध्यक्ष का भी इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, जब राज्यसभा या संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि आप ये देश हित के लिए जरूरी है और संसद किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, ऐसा देश के लिए जरूरी है, तब जाकर के संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल 249, ये सारा प्रावधान किस में है? आर्टिकल 249 में है।
ठीक है, लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास ये विशेषाधिकार है, एक तरीके से समझिए लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। आर्टिकल 249 और 312 दो आर्टिकल्स ऐसे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा अनुभव की गई? पहले तो आप समझ लीजिए यहाँ पर जो सभी समितियाँ हैं उनका ये कब गठन हुआ था। तो अशोक मेहता समिति, आप जानते हैं जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी तब अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जी के राव समिति, तो यहाँ पर GV राव समिति, इसका गठन किया गया था राजीव गांधी के टाइम में 1985 में। ML सिंघवी समिति, LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी के ही टाइम में। बलवंत राय मेहता समिति, आप जानते हैं बहुत ही पुरानी समिति है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जब फेल हुआ था तो उसकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। तो यहाँ पर कार्यकाल क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस समिति ने सबसे पहले पंचायतों का गठन तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ, लेकिन तब तक पंचायतों को संविधान में दर्जा नहीं दिया गया था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि समिति की सिफारिश पर उसे संवैधानिक मंजूरी दी गई। तो आप देख सकते हैं ये जो LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, इनकी सिफारिश पर यहाँ पर अमल किया गया कि अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि कई समितियों ने भी कहा था, लेकिन ज़्यादा बल किनकी सिफारिश पर दिया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसका गठन हुआ था 1986 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कौन से संवैधानिक संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? आप जानते हैं कि पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 और जोड़ी गई, तो इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो आपसे पूछा गया 15वीं भाषा जो कि सिंधी है किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? आपको बहुत ही आसानी से बता देता हूँ, 21 71 = 92 होता है। तो जो 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं के बारे में है, तो उसमें 3 बार अब तक संशोधन हुए। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, और 71वें के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और एक भाषा। ठीक है, तो 21, 71 और 92। क्लियर? अब यहाँ पर पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो अभी मैंने आपको बताया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी धन प्रस्ताव निम्न में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? बहुत ही आसान है, ये है भारत का राष्ट्रपति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन मौलिक अधिकार के संबंध में सही है? आपको बताना है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनकी संख्या असीम है। जी नहीं, असीमित मूल अधिकार नहीं है, सीमित है। भारतीय संविधान में 12 से 35 तक मूल अधिकार का एक भाग दिया गया है। तो यहाँ पर मूल अधिकारों की संख्या असीम है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इनका संरक्षण तथा क्रियान्वयन साधारण कानून के अनुसार होता है? जी नहीं, इनके लिए विशेष कानून का प्रावधान। इन्हीं कानून की साधारण प्रक्रिया से राज्य विधायिका द्वारा बदला जा सकता है? बिल्कुल गलत है। राज्य की विधायिका और साधारण प्रक्रिया दोनों ही टर्म यहाँ पर गलत हैं। इनके लिए विशेष संशोधन, जो संशोधन होगा कानून में वो विशेष बहुमत से होगा। क्लियर है? और बदला जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सही है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। इसे भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल सही, भारतीय संविधान का इसे संरक्षण मूल अधिकारों को प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ संरक्षण प्राप्त है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना आपका मूल अधिकार है, क्योंकि ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। आर्टिकल 32 मतलब कि अगर आप फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है उसकी सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट इनकार कर सकता है, क्योंकि 226 के तहत वो जाना मूल अधिकार आपका नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आप जानते हैं ये 1526 AD में हुई थी। और ये जो युद्ध हुआ था, यहाँ आप जानते हैं बाबर के नेतृत्व वाली मुगल सेना और उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर की सेना विजय रहती है और इसी युद्ध में बाबर ने तोपखाना और तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसी पद्धति की वजह से बाबर इस युद्ध को जीत गया था और यहाँ से दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है और लोदी वंश का अंत हुआ और यहीं से फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का गया से किस प्रकार का गहरा संबंध रहा है? तो जन्म तो उनका लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान उन्हें कहाँ मिला? गया में ही, बिहार में। सर्वप्रथम उपदेश कहाँ में दिया उन्होंने? बनारस में। तो गया से कैसा संबंध है उनका? ज्ञान प्राप्ति का स्थल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वर्षों की साधना के बाद उन्हें 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 साल की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता को निर्धारित करने के लिए कौन सा आधार लिया जाता है? तो इसके लिए लिया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप जानते हैं ये है लीवर। ठीक है, लीवर का काम क्या होता है? बाइल जूस का सृजन करना, सिक्रेशन। बाइल जूस का ये श्रावण करती है और यह हमारे जो लीवर है वो रक्त के निराविशीकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है, जो ऐसे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? MIC। कई बार ऐसा भी लिख देते हैं MIC और इसका पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, कीटनाशक बनाने के काम आती थी। चलिए आगे चलते हैं। इंद्रधनुष में सीमांत रंग होते हैं। सीमांत, इंद्रधनुष कैसे बनता है? विबग्योर। आप जानते होंगे विबग्योर। तो सीमांत का मतलब जो किनारे किनारे हैं, तो वॉयलेट और रेड। तो यहाँ पर हो गया बैगनी और लाल। बैगनी और लाल ऑप्शन में है कहीं पर? जी नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का सबसे उत्तम चालक कौन सा है? तो यहाँ पर टेम्परेचर का सबसे उत्तम चालक किसे माना जाएगा? वो है चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया इंटरनेट एड्रेस में HTTP का पूरा अर्थ क्या है? किसका? HTTP का। तो ये जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये जानते हैं आप श्रीहरिकोटा द्वीप पर है और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा द्वीप मतलब ये जो प्लेस है वो आंध्र प्रदेश में है और नेल्लोर जिले में है। यहीं पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषिगत आय पर कर लगाने का अधिकार मतलब कि जो खेती से आय होती है उस पर कर लगाने का अधिकार किसे है? तो ये है राज्य सरकारों के पास ये शक्ति है। ठीक है, चलिए, और ये राज्य सूची का विषय है चूंकि कृषि, और कृषि जो राज्य सूची के विषय हैं उसमें जो सब्जेक्ट नंबर 46 है वो किसके बारे में है? कृषि से संबंधित आयकर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? आप इस समय जो डॉक्यूमेंट बनवाते होंगे जैसे कि आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो उसमें सिग्नेचर आपको देखने को नहीं मिलता होगा। वहाँ पर लिखा होता होगा कि डिजिटली रूप से हस्ताक्षरित या डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित। तो आखिर डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित का मतलब क्या है? तो यहाँ पर मतलब होता है इसमें कीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की कीज़ होती है, पब्लिक और प्राइवेट कीज़। तो यहाँ पर जो डिजिटल हस्ताक्षर होता है उसमें प्राइवेट कीज़ का यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा ये टेक्निकल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारत अंटार्कटिका में कई जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी स्थापना कर चुका है। तो इसमें जो लेटेस्ट है उसका क्या नाम है? भारती। इससे पहले देखेंगे आप तो गंगोत्री और मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित भारत कर चुका है, तो वो ख़त्म हो चुके हैं अब तक। गंगोत्री जैसे 1983 और मैत्री 1989 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया आप जानते हैं इनकी दरगाह है दिल्ली में। ठीक, और ये चिश्ती शाखा के संत थे और ये बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया ही थे। इनकी दरगाह दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में इनकी
मृत्यु हुई थी तो ग्यासपुर कहाँ पर है, दिल्ली में इन्हें दफनाया गया था। और इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल भी देखा था। और ये याद रखना, कभी किसी के दरबार में नहीं गए। ये कहते थे कि अगर मेरे घर भी कोई आएगा तो मैं पीछे के दरवाजे से चला जाऊंगा। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था। और इन्हें ही महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपए का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन तैयार किया। ये जो आज आप देखते होंगे भारतीय रुपए का प्रतीक कुछ इस तरह से, तो ये डिज़ाइन किसने बनाया? तो ये जो डिज़ाइन है ये डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ये जो देवनागरी लिपि का ये हो गया रा और रोमन लिपि का आर, इसको मिला करके क्या बनाया गया ये। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति क्या होती है? आप जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण, अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है तो इस बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, जिस वजह से सूर्य ग्रहण की स्थिति, हम पृथ्वी से जब सूर्य को देखते हैं तो एक भाग उसका हमें ठीक से नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य से चलने वाला प्रकाश है, मतलब सौर विकिरण है, वो चंद्रमा से होकर गुजरती है, तो चंद्रमा की एक परछाई पृथ्वी पर बनने लगती है। तो आप ध्यान से देखिए, पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है वो पृथ्वी के सभी हिस्सों में नहीं दिखाई देता, उसी हिस्से में दिखाई देता है जहाँ पर चंद्रमा की परछाई बन रही होती है। क्लियर हो गया? तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य अपने स्थान पर रहेगा, चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा और बीच में कौन हो जाता है, पृथ्वी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। तो आप जानते हैं ये बिहार में इस समय महिला साक्षरता दर सबसे कम है। कितनी है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल साक्षरता दर की अगर बात करें, TFR टोटल लिटरेसी रेट TLR, तो इस समय है 61.8% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आप इसमें, ये औसत है, ठीक है, कुल साक्षरता, अब इसमें अगर आप 10 जोड़ देंगे तो ये पुरुषों की साक्षरता बन जाएगी। 61 में 10 जोड़िए 71, और अगर 61 में 10 माइनस कर देंगे तो ये महिलाओं की साक्षरता बन जाएगी 51। हाँ, इसका पॉइंट वाला आपको याद रखना होगा। ठीक है, 61.8 और 71.2 और 51.5, एटलीस्ट आइडिया तो लग ही जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आर्थिक प्रगति के साथ जन्म दर, किसी देश में आर्थिक प्रगति के साथ साथ जन्म दर और मृत्यु दर में क्या चेंज होगा? आप जानते हैं कि जब कोई देश तरक्की करता है तो वहाँ पर जन्म दर कम होती जाती है। लोग बहुत ढेर सारे बच्चे पैदा नहीं करते, 10-20, मतलब कि 2-4 भी, 5-6 भी नहीं। तो वहाँ पर लोग 1 बच्चे, 2 बच्चे, छोटा परिवार, सुखी परिवार, मतलब कि जन्म दर होती है वो भी कम होती है। और जब कोई देश तरक्की करता है तो वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ती हैं, तो मतलब कि वहाँ पर मृत्यु दर भी क्या होती है, कम होती है। क्लियर। और जब मृत्यु दर कम होती है तो चूँकि सबको पता है कि हमारे देश में, चूँकि हमारा देश विकास कर रहा है, और अगर 1 बच्चा भी पैदा होगा तो वो जीवित रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी हो चुकी हैं। ये तब की बात है जब कोई देश आर्थिक प्रगति तेजी से कर रहा होता है। तो मतलब जब भी कोई देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पर जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होने लगती है। जैसे कि आज भारत में आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, अब पिछले समय की अगर आप जन्म दर मृत्यु दर से तुलना करेंगे तो कम देखने को मिलेगी। जापान में देखिए, विकसित देशों में देखिए, वहाँ पर जन्म दर बहुत कम है, मृत्यु दर बहुत कम है। लोग 100 साल, 120 साल, 110 साल तक जीते हैं, और जन्म दर लोगों के पास 1 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध के उत्पादन, संग्रहण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दुग्ध क्रांति का जनक या श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, हालांकि खुद दूध नहीं पीते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर तट दिए गए हैं और बंदरगाह दिए गए हैं, उन्हें मैच करवाना है। पूर्वी तट पे न्यू मैंगलोर है, नहावा शेवा है, तो ये तो गलत हो गया, पश्चिमी तट पे है। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट कोच्चि और जवाहरलाल नेहरू पत्तन, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर भारत का पूर्वी तट हल्दिया और चेन्नई, पूर्वी तट पे यहाँ पर आपको हल्दिया जो पश्चिम बंगाल, चेन्नई ये ठीक है। पश्चिमी तट बर्मा, गोवा
और मुंबई, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए पूछा क्या गया था, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा, बाकी तो मैच कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? ध्यान रखना, कौन सा अधात्विक खनिज है, वो धात्विक नहीं है। तो वो क्या है यहाँ पर? वो अभ्रक है। आप कई बार जब अपना जो प्रेस होता है, जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं, आयरन जिसको बोलते हैं, अगर उसको कभी आपने खोला होगा या दुकान वाले ने खोला होगा, तो उस पर एक अभ्रक की सीट होती है, क्योंकि जो प्रेस का नीचे वाला हिस्सा है लोहे का बना होता है, वो गर्म हो जाता है, लेकिन आपकी हैंडल जहाँ पर आप पकड़ते हैं वो गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो अभ्रक है वो ये ऊष्मा का या विद्युत का कुचालक है। तो आपका आयरन जो लोहे का बना है नीचे प्लेट, वो तो गर्म हो जाती है, चूँकि इसके ऊपर अभ्रक की एक पूरी सीट होती है, तो वो ऊपर ऊष्मा को नहीं आने देती। ठीक है, तो अभ्रक का यूज़ कई जगहों पर किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होता है? जिसे राष्ट्रपति डिसाइड करता है, उसे शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में घोषित किया जाता है। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर परसेंटेज के रूप में पूछा गया है कि एसटी जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है किस राज्य में? तो मिजोरम में आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति परसेंटेज के रूप में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर चूंकि राज्य पूछा गया है, अगर यहाँ पर यही यूनियन टेरिटरी पूछा जाता तो ये हो जाता लक्षद्वीप। और राज्य में 94.4%, मतलब कि राज्य की जितनी आबादी है उसका 94.5% कौन है? वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ हैं। और लक्षद्वीप में 94.8% है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में कुल जनजातियाँ कितनी हैं, तो भारत की कुल आबादी का 8.6%। ये सारा डेटा की जनगणना के आधार पे है 2011 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा विकास के लिए? ज्वारी ऊर्जा, ठीक है, ज्वारी ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, ज्वार भाटा के आने से वहाँ पर ऊर्जा पैदा करना। तो ये मुख्यतः देखने को आपको मिलेगा कच्छ की खाड़ी में। यहाँ पर आदर्श परिस्थितियाँ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वो विद्युत उत्पादन में आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। शाकाहार भोजन में निम्न में से प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। तो यहाँ पर रागी, मक्का, बाजरा सब में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो दाल होती है, यहाँ पर वेज में आप बात करें तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन होता तो सोयाबीन भी करते, तो क्योंकि सोयाबीन में भी ठीक ठाक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन उसमें फैट भी खूब पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? ये सेल हो गया। केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इसके चारों ओर फ्लूइड भरा होता है, तो कैसे अलग होता है ये? तो ये अलग होता है कोशिका भित्ति से, केंद्रक झिल्ली से। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के द्वारा यहाँ पर कोशिका द्रव्य से अलग हो जाता है केंद्रक। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कोई लकड़ी का टुकड़ा, गुटका है, जल के पृष्ठ पर तैर रहा है। तैरते समय इसके गुटके का आभासी भार क्या होगा? एक्चुअल नहीं, आभासी भार। इसका जो आभासी भार उस समय होगा वो 0 महसूस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल रोटी और केक में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र किस गैस के बुलबुलों के कारण होते हैं? जो आप जब ब्रेड लाते हैं या बन लाते हैं तो उसमें छेद होता है। ठीक है, वो आखिर क्यों होता है? वो किस गैस की वजह से? तो वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो डबल रोटी है, केक है, ये बनाया जाता है वो ईस्ट का प्रयोग करके बनाया जाता है, खमीर, क्योंकि इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन, तो इसमें से CO2 निकलती है, और इसी की वजह से जो डबल रोटी होती है या केक होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन अतिशीघ्र पक जाता है क्यों? अब यहाँ पर इसको मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आपने बर्तन चढ़ाया गैस पे, गैस की आंच आपने फ्लेम जो था वो बहुत स्लो रखा, और यहाँ पर आपने फ्लेम तेज़ रखा। क्या ये वाला पानी कभी नहीं उबलेगा? जो आपने स्लो फ्लेम पे रखा है वो भी उबलेगा। ये पानी जल्दी उबल जाएगा,
अच्छा, अगर आप इसमें चावल डाल दें तो कौन जल्दी पकेगा? तो ये जल्दी पकेगा क्योंकि इसकी फ्लेम ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो आपने फ्लेम जिसकी स्लो रखी है, इसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ही कम है, और कम एनर्जी की वजह से ये जो आपने चावल रखा है या पानी रखा है वो बहुत ही देर में उबलेगा या पकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिसको आपने हाई फ्लेम पे रखा है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न कर रही है, और पानी जो है वो उबल जा रहा है। पानी जब उबलेगा तो उबलते हुए पानी में वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो रखा चावल है वो जल्दी पक जाएगा। अब प्रेशर कुकर क्या करता है, ध्यान से देखिए। प्रेशर कुकर का काम है उसके अंदर प्रेशर को बढ़ा देना, और आप जानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का मतलब उबलने वाला पॉइंट। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान से इस क्वेश्चन को तो पूरा सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब प्रेशर कुकर, नाम ही है प्रेशर कुकर, उसके अंदर हवा भर जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है। मतलब जो खाना आपका या जो पानी आपने रखा है, अगर वो 100 पे उबलना था तो अब वो उबलेगा 110 पे, 120 पे, 130 पे। अब याद रखिए, जो पानी 120 डिग्री 130 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी या कम? एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपका खाना जल्दी पकेगा या देर में पकेगा? स्वाभाविक सी बात है, जल्दी पकेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब हम जब पहाड़ों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए जब प्रेशर कुकर का यूज हम पहाड़ों पे करते हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है प्रेशर के अंदर, क्योंकि वातावरण का प्रेशर वैसे भी कम है तो खाना तो देर से पकना है। तो प्रेशर को बढ़ा करके हम क्वथनांक बढ़ा लेते हैं, और जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो इस टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो खाना जल्दी पकेगा। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये है कि कुकर में बंद जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। ठीक है, चलिए, भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता को कैसे ख़त्म नहीं किया जा सकता? तो आप अगर लोगों को कर्ज दोगे तो कैसे ख़त्म होगा? कर्ज देने से जो सामाजिक आर्थिक असमानता है वो ख़त्म नहीं होगी। इस असमानता को ख़त्म करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास करना जरूरी होगा, जो कि मेंस का टॉपिक आपका हो जाता है। चलिए, यहाँ पर बताना है सल्तनत काल के जो शासक है उनका क्रम बताना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले आया गुलाम वंश या ममलूक वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, और फिर आया लोधी वंश। तो इसका ट्रिक भी आप कोई ना कोई बना ही रखे होंगे। चलिए आगे चलते हैं भीकाजी कामा के बारे में। मैडम भीकाजी कामा द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है? तो इंडिया कॉमनवेल्थ स्वराज तो है नहीं, वो है क्या नाम है, वंदे मातरम। ठीक है, और 1909 में पेरिस से इन्होंने वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किया था। ठीक है, और उन्होंने जर्मनी में ही स्टटगार्ट में वहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज लहराया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी को 50 साल की सज़ा दी गई थी और उन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया गया था? वो कौन हो सकते हैं? वीडी सावरकर, क्रांतिकारी वीडी सावरकर। 1909 में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के मामले में इन्हें लंदन से गिरफ्तार किया गया था और नासिक लाया गया था, और इन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी 50 साल की। ठीक है, और अंडमान निकोबार में कौन सी जेल है? सेलुलर जेल, वहाँ पर इन्हें बंद कर दिया गया था। और इन्होंने किताब भी लिखा था, आप जानते होंगे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करवाना है आपको। बॉक्साइट कहाँ पर होता है? कोरापुट। ठीक है, और मैग्नीज बालाघाट। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपको मैच करवाना, देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है? कोरापुट कहाँ पर है? कोरापुट है आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। बालाघाट कहाँ पर है? एमपी। अर्की, ये जो क्षेत्र है अर्की आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और डोनी मलाई कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको कर्नाटका में। तो चलिए देख लेते हैं। बॉक्साइट कोरापुट, ये मैचिंग ठीक है। मैग्नीज बालाघाट ठीक है। लव एस की बात करें तो ये आपको मिलेगा डोनी मलाई, और चूँकि कर्नाटका का एरिया है डोनी मलाई, और चूना पत्थर
आपको अर्की, अर्की है हिमाचल प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब हो गया कि वो उसकी जो सीमा है वो सागर से नहीं मिलती, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो देखिए वियतनाम, वियतनाम तो आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे तो यहाँ किनारे पे मिलता है, साउथ चाइना सी से सटा हुआ। और फिर कंबोडिया, थाईलैंड, थाईलैंड तो नीचे आ जाती है उसकी बाउंड्री। तो यहाँ पर जो लाओस है वो आपको बीच में देखने को मिलेगा। तो लाओस जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेविली। विलेविली चक्रवात है। चक्रवात के नाम आप जानते हैं कि अलग अलग है। चीन में टाइफून, जापान में टाइफू, भारत में से चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में से क्या बोलते हैं? विली विली। तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोंगसोंग चोटी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये चोटी आपको देखने को मिलेगी सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्जेंट साबुन की तुलना में, डिटर्जेंट आप जानते हैं कि एक साबुन होता है और एक पाउडर होता है, जैसे सर्फ एक्सेल पाउडर होता है। तो आखिर ऐसा पाउडर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? पाउडर बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि जो साबुन था वो कठोर जल के साथ काम नहीं कर रहा था। अगर खारा पानी है तो उसमें साबुन काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए ऐसा चीज़ बनाने की आवश्यकता हुई जो मृदु जल और खारे पानी, मतलब कि जो कठोर जल है उसके साथ, दोनों के साथ काम कर सके। तो जो डिटर्जेंट होता है वो खारे पानी के साथ भी काम करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों? इसलिए होता है क्योंकि ये कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते हैं। इसी की वजह से जो डिटर्जेंट होता है वो साबुन की तुलना में बेहतर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी में बदल देता है? आप जानते हैं कि जो वनस्पति घी होता है वो तेल से ही बनाया जाता है, तो इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी खोज किया था विल्हेम नॉर्मन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी और एक उपग्रह है उसके चारों ओर घूम रहा है, के मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाए तो वह उपग्रह क्या करेगा? अगर गुरुत्वीय आकर्षण बल खत्म हो जाएगा तब भी कक्षा में समान वेग से वो अपनी कक्षा में घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजिना पेक्टोरिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर में निम्न में से किस अंग की अपक्रिया के कारण होता है? एंजिना पेक्टोरिस, ये हृदय में होने वाली एक समस्या है, एंजिना पेक्टोरिस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो हृदय की धमनियाँ होती हैं उसमें जब ब्लड क्लॉट होने लगता है या फिर कोई रुकावट आ जाती है तो इस समस्या को क्या बोलते हैं? एंजिना पेक्टोरिस। ठीक है, निम्न में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित करने की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो 3 मेथड से करते हैं, आय विधि, व्यय विधि या वैल्यू एडेड विधि। तो इसमें जो चौथी विधि लिखी है आयात निर्यात विधि, ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयोग नहीं की जाती ये विधि। क्लियर? अमीर जमींदारों के द्वारा भूमिहीन कामगारों को जमीन उपहार में देने की भूदान योजना किसके द्वारा प्रारंभ करवाई गई? तो आप जानते हैं ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये जो भूदान योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो आप देख लें, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन चलाया गया था 1951 में। और याद रखना, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 1940 में जब गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था तो विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई? तो ये सब जो विकास का काम हुआ था वो मुख्यतः डलहौजी के काल में हुआ था। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। लेकिन डलहौजी के कई ऐसे भी काम हैं, साम्राज्य विस्तार में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसने हड़प की नीति अपनाई। हड़प की नीति में जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनका विलय कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। और 1857 के विद्रोह में ये जो देसी रियासतें थीं जिनका साम्राज्य हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा, ये सब शामिल थे इसी की वजह से। ठीक, चलिए
MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है? तो जो MS वर्ड होता है वो एक नोटपैड जैसा होता है। ठीक है। मिनिकॉय और अमीन दीवी निम्न में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो मिनिकॉय, अमीन दीवी ये सभी लक्षद्वीप के हिस्से हैं। और एक और है लंका द्वीप। ये पहले द्वीप के अलग अलग नाम हुआ करते थे, लेकिन इनको लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी को मिला करके एक नाम कर दिया गया लक्षद्वीप। और कब किया गया? 1973 में। अच्छा, जो लंका द्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी, इनको यूटी कब बनाया गया था? तो 1956। क्लियर। और इसका जो एरिया है वो है 32.6 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत ही कम एरिया है और इसमें से ज़्यादातर जो है वो वीरान है, इस पर कोई बहुत कम व्यक्ति रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो बीरबल हैं उनका बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1528 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिंघवाल तहसील के घोघरा गांव में। क्लियर। और ये बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में भी शामिल थे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR ये सब क्या होते हैं? RBI के द्वारा ये इकोनॉमी में तरलता को कंट्रोल करने के उपाय हैं। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं मात्रात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत। इससे क्या होता है? लिक्विडिटी की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक दिन पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू आया था RBI के द्वारा। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू आया उसमें RBI के गवर्नर ने ब्याज दर को एज इट इज़ रखा जो अभी तक पहले चली आ रही थी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। महंगाई, सब्जियां इतनी महंगी हैं, महंगाई बढ़ रही है तेज़ी से। ब्याज दर कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्याज दर कम कर देंगे तो लोन सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग जो है लोन लेंगे और वो डिमांड बढ़ा देंगे। जब डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन पहले से ही है और इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर समस्या। अब एक चीज़ समझिए कि अगर मान लीजिए कि किसी इकोनॉमी में मंदी है, मंदी का मतलब क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बनी हैं लेकिन बिक नहीं रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम है, डिमांड को बढ़ाना है ना, डिमांड को बढ़ाना है। तो अगर मंदी है तो जो सारी ब्याज दरें CRR, SLR, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, एक RRR हो गया, एक RRR हो गया, सारी ब्याज दरों को क्या किया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। बहुत ही आसान से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी में मंदी है, मंदी से छुटकारा पाना है तो सारी ब्याज दरों को क्या किया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। इसलिए कम कर दिया जाएगा ताकि इकोनॉमी में तरलता बढ़े, लोगों के पास पैसा जाए। लेकिन अगर इकोनॉमी में महंगाई, मतलब मंदी का अपोजिट क्या हो जाए? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अगर इकोनॉमी में मुद्रास्फीति है तब क्या होगा? सारी ब्याज दरों को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। याद रखना, सारी ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाएगा। हमारी इकोनॉमी बहुत ही संकट में है। संकट का मतलब हो गया कि ना तो ब्याज दर बढ़ाया जा सकता है, ना ही कम किया जा सकता है। कई बार ऐसी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन आती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है? वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। तो TB रोग, TB को हम हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। तो जो TB रोग है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, ना कि वो वायरस से होता है। बाकी डेंगू, चिकनगुनिया, HIV, एड्स ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है। और TB से बचाव के लिए यहाँ पर आप देखते हैं BCG का वैक्सीन भी, टीका भी लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पित पौधे का कौन सा हिस्सा इसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार है? तो इसके प्रजनन के लिए फूल ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि फूल ही में प्रजनन के सभी अंग मौजूद होते हैं, जैसे कि बाह्यदल पुंज, पुमंग, जायांग। और जो यहाँ पर मतलब कि जो नर जननांग और मादा जननांग इसी में पाए जाते हैं। तो जो प्रजनन होता है वो फूल से ही होता है। हृदय एक ऊतक से बना है जो इसे लयबद्ध ढंग से सिकुड़ा और शिथिल करता जाता है। यह ऊतक किस प्रकार का होता है? तो ये जो ऊतक होता है वो मांसपेशी ऊतक होता है। ठीक है। हृदय, क्योंकि हृदय की जो मसल्स है वो देखिए, जब ब्लड
हृदय का काम क्या है? ब्लड को पंप करना और ब्लड को रिसीव करना। जब ब्लड को वो रिसीव करता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है और पंप करता है। तो कैसी मसल्स है जो सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है? वो मांसपेशीय मसल्स, मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अंग एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी स्रावित करता है? तो आप जानते हैं यहाँ पर गुर्दा, यकृत, पैंक्रियास, हृदय, तो यहाँ पर ऐसे अंग के बारे में आपको बताना है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सीक्रेशन करता है। देखिए पैंक्रियास के बारे में ध्यान से समझ लीजिए। जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन भी निकालता है। इसके अलावा वो ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन नामक एंजाइम भी निकालता है जो पाचन में मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो यह जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव अपघटक का काम करते हैं? अपघटक का मतलब कोई भी जीव है, पौधा है, जब वो अपनी अंतिम अवस्था में मतलब खत्म हो चुका है तो उसे पुनः वातावरण में मिलाने का काम कौन करता है? ये काम अपघटक करते हैं। अपघटक में कौन कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं जीवाणु, फंगस मतलब कवक, ये होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? इंद्र, वरुण, अग्नि और रुद्र, इसमें से कौन है? वरुण। असुर की उपाधि किससे दी गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग किस क्षेत्र के लिए, पिट्सबर्ग का जो क्षेत्र है वो किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो ये जानते हैं पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। बाकी यहाँ पर जो फिल्म एयरक्राफ्ट है, मांस प्रसंस्करण है, मोटर कार है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फिल्म और एयरक्राफ्ट का एरिया है वो लॉस एंजलिस है, मांस मीट प्रोसेसिंग के लिए शिकागो है, मोटर कार के लिए डेट्रॉयट है। ठीक है, ये सभी अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? बिहार में लौह अयस्क पाया जाता है भागलपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर आप देख लीजिए, गया और जमुई से मैग्नेटाइट किस्म के लोहे मिलते हैं जबकि भागलपुर से हेमेटाइट किस्म के लोहे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पर? बिहार का जो तराई प्रदेश है वो आप देखेंगे तो भारत और नेपाल सीमा के समानांतर देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा जो हमारा हिमालय है उसके नीचे का हिस्सा तराई हिस्सा कहलाता है और ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर पूरा विस्तृत है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, ध्यान से देखिएगा, बिहार का वह जिला बताइए जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से और नेपाल से दोनों से स्पर्श करती है। तो कौन सा हो सकता है? किशनगंज, सबसे उधर कॉर्नर में। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विस्तृत है कहाँ पर? विस्तृत है तो आप जानते हैं झारखंड से होके कर्क रेखा जाती है और बिहार उसके ऊपर है, तो कर्क रेखा के उत्तर में ही हो सकता है। तो बिहार विस्तृत है कहाँ पर? कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो भारत के 8 राज्यों से होके जाती है जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, उससे आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागरीय हिंद महासागर से संबंधित है? तो जो कनारी धारा है वो अटलांटिक से संबंधित है, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, एक ठंडी जल धारा। फ्लोरिडा धारा ये प्रशांत महासागर उत्तरी अटलांटिक से भी संबंधित है। क्यूराइल धारा ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। और जबकि यहाँ पर आप ध्यान से देखें जो अगुलहास है ये इंडियन ओशियन से संबंधित धारा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, उसको आपको मैच करवाना है। तो इंद्रावती आप जानते हैं, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कालेश्वर कहाँ पर है? हरियाणा। बेतवा यहाँ पर झारखंड, मुल्लिम गोवा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंद्रावती छत्तीसगढ़, मुल्लिम गोवा, कालेश्वर हरियाणा और बेतवा झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो M.K. गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, ये तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए ही थे। सरोजनी नायडू ये भी गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ये भी शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल
नहीं थे। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। कब से कब तक? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31 के बीच में हुआ था, दूसरा 1931 में ही हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। कांग्रेस की ओर से केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया गया था, गांधी जी इसके प्रतिनिधि थे। ठीक है, और ये जो सम्मेलन था इसमें कुल भारत की ओर से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कब हुआ था? 1919, तभी बिहार में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, और ये जो खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं कि मुद्दा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो तुर्की के साथ सेवर्स या सेब्रिज की संधि की गई और तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जो तुर्की का सुल्तान या खलीफा था उसके साथ जो पूरे विश्व के मुस्लिम थे, यहाँ तक कि भारतीय मुस्लिम भी उससे अपने को जोड़ते थे, मतलब उसे सम्मान की निगाह से देखते थे। लेकिन जब तुर्की के साथ ऐसा किया गया तो भारतीय मुसलमानों को की भावनाओं को चोट पहुँची। इस वजह से भारतीय मुसलमान नाराज हुए और फिर जाकर के 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। ठीक है, और इसी में कहा गया कि अब खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कन्नाट वंश का अंतिम शासक आप देख सकते हैं, इसका शासक हरि सिंह था। कन्नाट वंश के बारे में ये जो वंश था वो मिथिला में शासन करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था जयप्रकाश नारायण जी की प्रभावती देवी। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ पर था? ये है पूरा पूर्णिया जिले में। ठीक है, इस एरिया में पड़ता था। और ये वजह क्या था? ये तीर्थ यात्रा कर पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिस वजह से वहाँ के सन्यासियों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ये सब किस वंश से संबंधित है? तो बहुत ही आसान है, ये सभी का संबंध है हर्यक वंश से। ठीक है, हर्यक वंश से इनका संबंधित है, ये सभी संबंधित। और ये कार्यकाल इनका कब तक है इस वंश का? तो देखेंगे तो 544 BC से 412 BC तक इस वंश के द्वारा शासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी के समय सेन वंश का शासक कौन था? तो आप जानते हैं सेन वंश का शासक उस समय था लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी, और बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध के दौरान शेर शाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता? जब वो राजपूतों पे चढ़ाई करता है तो राजपूतों की वीरता देख करके उसके मुंह से ये जुबान मतलब कि ये वाक्य निकल पड़ता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। तो मालवा, रायसेन, कालिंजर, तो जो मारवाड़ का युद्ध है उस युद्ध में ये बात वो बोलता है। कब हुआ था? 1544। होम रूल आंदोलन के दौरान बिहार में इसके अध्यक्ष कौन थे? जब होम रूल आंदोलन चल रहा था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, तो बिहार में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मजरूल हक। ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया और अध्यक्ष बनाए गए मजरूल हक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई कब? तो 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की जाती है बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा। ठीक है, बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आप ध्यान से देखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर भारत के स्तर पे पूछा जाएगा तो विनोबा भावे थे, बिहार में पूछा जाएगा तो अनुग्रह नारायण सिंह थे, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे सॉरी इसमें थे, पहले थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे? बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति थे मजरूल हक। ठीक है, और ये जो बिहार विद्यापीठ है गांधी जी की मतलब कि
प्रभाव में खोला गया था। कई राष्ट्रीय स्कूल बिहार में खोले गए थे, जिसमें एक था ये विद्यापीठ, और इसके कुलपति बनाए गए थे मजरूल हक। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो लगन आप जानते हैं शादी विवाह है लगनी, तो ये विवाह उत्सव के दौरान गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में निम्न में से किसके उपरांत समाप्त हो गया? तो जब वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, तब फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व था भारत में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप कुछ बातें और देख लीजिए। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हरा दिया, और 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। अब इसके बाद फिर फ्रांसीसियों के हाथ में कुछ नहीं रहा, बस वो अब एक छोटे मोटे व्यापारी बन के रहे। अब उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि भारत हमारे कब्जे में आ जाए। मुगलों के सिक्के निम्न में से किसके शासनकाल में बंद हुए? तो जब अकबर द्वितीय का शासनकाल था तो मुगलों के सिक्के बंद हो गए, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज आ चुके थे और उन लोगों ने अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए थे। तो जो अकबर द्वितीय का शासनकाल आप देखेंगे तो 1806 से 1837 तक चला, और 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। और याद रखिएगा, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने ही दिया था। 1930 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? मतलब जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो जो क्रांतिकारी थे वो 2 चरणों में आते हैं। जो दूसरा चरण है वो 1923 से 1928 का है। कारण क्या है इसके पीछे, ये पूछा गया। तो 1923 लग रहा है ना कि इस समय तक असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका चौरी चौरा कांड की वजह से। तो जब गांधी जी ने कहा था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियां छोड़ के असहयोग आंदोलन में हमारा साथ दें, तो सारे क्रांतिकारी मान गए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, एक छोटी सी हिंसा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, उस समय के जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि एक छोटी सी हिंसा की वजह से गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन को वापस ले लिया। ये तो हमारे साथ धोखा हो गया ना। आपने तो हमें कहा था कि हम जब तक भारत को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक हम दम नहीं मानेंगे, अगर ऐसे ही आंदोलन चला तो 1 साल में हमें आज़ादी मिल जाएगी। कहाँ गया सब? हमारे साथ आपने धोखा किया है। हम फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनः संचालित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कारण क्या था देख सकते हैं कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेले जले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। जो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है वो बाजीराव प्रथम है, वो काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन ये द्वितीय है वो बहुत ही डरपोक किस्म का है। अंग्रेजों के पास भाग जाता है और उनसे सहायक संधि कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या चीज़ समाप्त कर दिया? तो 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया और इसी द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखना इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना किया गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियां होती हैं, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो दूसरी संधि जब हुई थी तो यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में लागू की जाती है। याद रखना, अभी जो मैंने आपको द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ पर बताया और इस द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ भारत सरकार अधिनियम की जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था है और यहाँ ये द्वैध शासन बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन का मतलब 2 शासक यहाँ पर राज कर रहे हैं। एक जिसके पास जिम्मेदारी है लेकिन कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, अंग्रेज, उनके पास अब कर वसूली का अधिकार आ गया लेकिन उनका कोई उत्तरदायित्व जनता के प्रति नहीं है। एक वहाँ का नवाब जो जनता की तरफ से तो नवाब है, उसके पास कोई पावर नहीं बची और उत्तरदायित्व उसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अंग्रेज़ों ने मुर्शिदाबाद में किसे अपना उप दीवान बनाया? तो वो था मोहम्मद रजा खां। और बिहार में किसे बनाया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा सिताब राय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया।
अभी तक जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो आईएएस वगैरह आज हैं, उस समय सिविल सेवक किसे कहा जाता था? जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे। तो इनकी जो पहले नियुक्ति हुआ करती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। लेकिन जो 1853 का अधिनियम था, इसमें कहा गया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं, बल्कि इनके लिए अब एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद इनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया था? आप जानते हैं कि 1909 में क्या हुआ था? माल्य मिंटो सुधार जिसको हम कहते हैं, इसी के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। 1909 में दिया गया था, लेकिन 1906 में ही मुस्लिम लीग जाकर के मिंटो से मिली थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? दीवानी न्यायालय को कहा जाता था धर्म स्थली, और जो फौजदारी न्यायालय था उसे कहा जाता था कंटका शोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशीलन समिति थी, बहुत सही। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1905 में प्रमथ मिश्रा या पी मित्रा ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? इंडियन लीग की स्थापना हुई सितंबर 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो शिशिर कुमार घोष, जो कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मालिक थे। याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका ABP। ठीक है, ABP न्यूज़ आज भी है, वही है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, यूट्यूब पे जाके देखिए ABP न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रिका तथा उनके संपादक का कौन सा जोड़ा गलत है? तो देख लेते हैं। कामरेड मोहम्मद अली सही है। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ये भी ठीक है। नेशनल हेराल्ड सुभाष चंद्र बोस गलत है। नेशनल हेराल्ड जो इसके संपादक थे जवाहरलाल नेहरू, और बाकी नवजीवन महात्मा गांधी ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते हैं इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। मतलब A और D दो ऑप्शन सही है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन E। और इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, बाद में से कांग्रेस में मिला दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिसके पहले संख्या का 2 गुना, और देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 2 इक्वेशन बनेंगे। कैसे इक्वेशन बनेंगे? यहाँ पर ये देखिए 2x + 3y, मतलब दोगुनी और तिगुनी दोनों मिला के 100 है, फिर 3 गुना और 2 गुना मिला के 120 है। तो अब इक्वेशन हल करना तो आपको आता ही होगा, इसको हल कर लेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उन संख्याओं का अनुपात 9:7 है। संख्याओं का योग बताइए। 9:7 का रेशियो है, तो इनके साथ कोई तो मल्टीप्लायर होगा। मान लिया हमने 9x है और 7x है, तो 9x और 7x का मल्टीप्लाई कितना है? 9x × 7x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1575। तो 9 चौको 36, इस x² बराबर 1575। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 36x² बराबर 1575 और x² बराबर आ जाएगा 25। 36 से अगर आप काटेंगे इसको तो 25 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और x की वैल्यू अगर 5 है तो 9 से मल्टीप्लाई करिए 45 और 7 × 5 = 35। तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 45, 5, 50, 30, 80 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें दूसरे तरीके से दिया गया, मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है, 10 मीटर चौड़ी एक गली है, 200 मीटर बाई 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। आपको बताना है पथ का एरिया कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई पार्क है, ये पार्क है, इसमें एक 10 मीटर की एक पूरी गली बनाई गई है, तो ये जो पथ है पूरा, इसका एरिया क्या होगा? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? पहले पूरा एरिया निकाल लें और फिर ये जो एरिया है इसको निकाल लें, तो इसका एरिया हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा बीच वाले का। अगर पूरे एरिया से इस वाले एरिया को घटा दें, ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैप से समझ सकते हैं। अगर हम कह दें कि रास्ता रहित, अगर मान लीजिए रास्ता ना हो, तब एरिया कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, 200 × 180, ये हो जाएगा आपका पूरे। अगर उसमें रास्ता नहीं है तो अब अगर मान लें रास्ता है,
तब कैसे होगा, रास्ता कितने मीटर चौड़ा है, 10 मीटर। अब यही चीज़ यहाँ से समझना है आपको कि कैसे इसमें से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो रास्ता सहित अगर हम जब उद्यान का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा, तब ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 44,000, और माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकल आएगा यहाँ से। हालांकि यहाँ 8,000 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जितने % की वृद्धि होती है उसको आप यहाँ पर बनाते जाइए। x % में प्लस y % में प्लस XY बटा 100। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें रख करके आप कर सकते हैं। क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई में क्या किया गया, ध्यान से देखिए, दुगनी कर दी गई, मतलब जो लंबाई है चौड़ाई है दुगनी कर दी गई, मतलब 100% बढ़ा दिया गया। तो लंबाई कितने % बढ़ी, 100% बढ़ी। अगर यहाँ पर कहता कि चौड़ाई को 100% घटा दिया गया तो चिन्ह कौन सा आप रखते, माइनस का। चूँकि बढ़ाई गई है तो इसलिए प्लस प्लस का हर जगह रखा गया है। तो 100 + 100 + 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ 100 कट जाएगा, 100 200 और 300% उसका एरिया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC की औसत दैनिक आय, मतलब यहाँ A + B + C की औसत दैनिक आय दिया है 450, A + B का दिया है 400, B + C का दिया है 430, तो B की दैनिक आय पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर ABC पहले तो तीनों का दिया 1350 रुपये, चूँकि औसत आय दिया है तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 450 को तो टोटल आ जाएगा। अब A और B की कुल आय दिया है, तो A और B की कुल दैनिक आय तो 2 × 400 ये हो जाएगा 800, और B और C की 806। अब इसमें ध्यान से देखिए, B दोनों में कॉमन है, मतलब B की जो आय है इन दोनों में ऐड है। तो अगर हम इसको 860 और 800 को ऐड करके 1350 से माइनस कर दें, क्योंकि ये तो तीनों की आय है ना, तो यहाँ से B की आय आराम से निकल आएगी। तो हमने वही किया, दोनों को जोड़ करके 1350 से माइनस कर दिया, हमारी B की आय जितनी है वो आ गई 310 रुपये। चलिए, A किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है, बहुत ही आसानी से मैं बता दूंगा। B 3 दिन में पूरा कर सकता है। A किसी कार्य को 2 दिन में, B किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, और C की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। कहने का मतलब A + B और C मिलकर के उसी काम को 1 दिन में पूरा करते हैं। कौन सा काम, अगर हम काम मान ले तो 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 6। मान लीजिए टोटल काम 6 है, तो 2 अगर ए जो है ये 6 काम को 2 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। 3 अगर किसी काम को, ये जो B है वो एक जो पूरा काम है उसे 3 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना वो काम करेगा, 2। और A + B + C तीनों मिल करके 1 दिन में कितना काम करेंगे, चूँकि तीनों मिल करके वो उसे 1 दिन में ही ख़त्म करते हैं, तो वो तीनों मिल करके उसे 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है, अब ध्यान से देखिए, अगर A, B और C मिल करके 1 दिन में वो 6 काम करते हैं, तो इसमें A का 3 काम है, B का 2 काम है, तो इसमें जो C का काम है वो कितना है, C का काम तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि 3 काम तो A का है और B का काम 2 है, तो C का काम 1। तो अब पूछा आपसे गया कि C अकेला उसे काम को कितने दिन में करेगा। अगर C अकेला 1 दिन में 1 काम करता है तो 6 काम को कितने दिन में करेगा, स्वाभाविक सी बात है 6 दिन में काम करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस मेरे पास थोड़ा सा लिखने की समस्या है, इस वजह से हो सकता है मैं आपको अच्छे से ना बता पा रहा हूँ। आगे देखते हैं, x³ + y³ बराबर 91, xy बराबर 12। देखिए xy बराबर 12, तो 6 दूना 12 हो सकता है, 4 तियाँ 12 हो सकता है, और 12 एकम 12 हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे x³ + y³ बराबर 91 आना चाहिए, तो 12 को अगर रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो 12 बराबर में 144, वैसे ही ज़्यादा हो गया। 6 × 36 × 216, ये भी ज़्यादा हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 3। पूछा गया है x - y का मान बताइए, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 3, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a = 1 + a + 1/b = 1, b + 1/c = 1, तो c + 1/a की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान है, देखिए इसको ऐसे किया गया,
यहाँ पर आप क्या करें कि जब भी ऐसे सवाल आए तो आप वैल्यू खोजने की कोशिश करिए कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कितना रखें कि वैल्यू टोटल 1 आ जाए। ठीक है, अगर ए की वैल्यू हम हाफ मान लें और बी की वैल्यू हम 2 मान लें तो 1 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वैल्यू मान करके कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। a + 1/a - 2 = 4, तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए, हम ऐसे सवालों में कोशिश करते हैं कि जोड़ घटा करके ऐसा पैटर्न बनाएं। अब इस पैटर्न को कैसे तैयार किया गया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया गया a + 1/a - 2 = 4। हमने क्या किया कि 2 दोनों तरफ से घटा दिया। ठीक है, यहाँ पर -2 किया इधर और इधर -2। फिर क्या किया हमने, वर्ग किया। देखिए चूँकि दोनों तरफ -2 किया गया है तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है पूरे इक्वेशन पर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और ये आपका बन जाएगा पूरा जो फॉर्मेट आप चाह रहे थे। ठीक है, तो a - 2 का होल स्क्वायर + 1/a - 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 और ये 2 इधर चला जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ये है एक इक्वेशन 2x² - 7x + 12 = 0। तो और इसके 2 वैल्यू हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए आपने मैथ्स पढ़ी होगी, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रख देंगे, आराम से आ जाएगा। पहले आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो ये आपका बन जाएगा α² + β² अल्फ़ा बीटा, यही बनेगा। अब यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसमें आप रख देंगे, आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, α² + β² को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अगर अल्फ़ा + β² को खोलेंगे तो +2ab आएगा और +2ab 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा, बचेगा कितना, α² + β² और नीचे अल्फ़ा बीटा है, तो दोनों की वैल्यू अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/a, मतलब कि 7/2 और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू 12/2। यहाँ पर अल्फ़ा नहीं है, 2 है, तो ये कटेगा तो 6 आ जाएगा और दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करता है, तो बहुत ही आसान है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में टॉप पर है, तो सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, सेकंड नंबर पे है यूपी। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में टॉप पर है, तो मसाला उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये होता है केरला, सॉरी यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर आता है कौन, राजस्थान। ठीक है, दूध उत्पादन तो आप जानते हैं, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश तो टॉप पर ही है, सेकंड नंबर पर राजस्थान। खनिज उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पर नहीं है, किस खनिज उत्पादन की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है मैग्नीज की। मैग्नीज में ये उड़ीसा टॉप पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो लौह अयस्क में तो उड़ीसा टॉप पर है। छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया, तो छठे ब्रिक्स पर्यावरणीय ये जो सम्मेलन हुआ पर्यावरण पर, इसकी अध्यक्षता रूस ने किया। नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ लिया। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे कि जीतनराम मांझी इस बार के प्रोटेम स्पीकर बने थे। इनका काम होता है जो नए सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलवाना और नए अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाना। ठीक है, इनका बस इतना ही काम होता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है, तो आप देख लीजिए 19 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर। यहाँ पर इसमें देखिए कोई ये पूरा फैक्ट है, बस इसको याद करना होगा आपको, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया कि इसकी वैक्सीन 95% तक इफेक्टिव है,
तो ये कौन सी वैक्सीन है? ये है फाइजर की वैक्सीन, जिसको अभी यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने अलाउ कर दिया अपने देश में। ठीक है। किस सरकार ने, कहा कि किस यूटी की सरकार ने 2000 रुपये जुर्माना लगाया मास्क न पहनने पर? तो आप जानते हैं दिल्ली में मास्क नहीं पहनेंगे तो 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा। किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों पर, मतलब पर्यटकों पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगाया है? वो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को अपना नौवां बोइंग P-81 निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ? ये बनाया है बोइंग ने। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है बोइंग। किस देश की अदालत ने JUD जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई? तो हाफिज सईद है कहाँ पर? पाकिस्तान में, तो वहीं की अदालत सुनाएगी सज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम, ये जो टैक्स को लेकर विवाद चल रहा है उसी को ख़त्म करने की एक पहल है सरकार के द्वारा। इसके द्वारा कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? तो ये फैक्ट है 72,480 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया? मतलब कि CBI जांच तभी हो सकती है जब उस राज्य से परमिशन मिल गई हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 4000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दिया? कहाँ पर? तमिलनाडु में। किस देश को 2023 में होने वाले G20 देश की बैठक की अध्यक्षता मिली? किसे? भारत में। अरब सागर में भारत, सिंगापुर और किसके बीच सिटमैक्स नाम से लग रहा है? सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, इनके बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बिडेन ने अपनी पत्नी जिल बिडेन के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निदेशक नियुक्त किया है? वो कौन है? माला अडिगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NCC ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? NCC ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया, नेशनल कैडेट कोर। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? अगर इंटरनेशनल मैच खेलना है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 साल। विश्व दूरदर्शन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी 21 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये नमामि गंगे परियोजना के लिए इन्हें चुना गया। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ज्ञानेंद्रो निम्बोगम। ठीक है, निंगोबम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का CEO मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया? वो है HDFC बैंक के CEO के रूप में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में तमिलनाडु को यह पुरस्कार मिला। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सभी 4 पहियों वाहन के लिए किस तारीख से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? तो फास्टैग अनिवार्य हो गया 1 जनवरी 2021 से। फास्टैग क्या होता है? जब भी आप देखेंगे कि आप टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो वहाँ पैसा देना पड़ता है मैनुअली, कैश। अब क्या होगा, गाड़ियों के शीशे पे फास्टैग लगा होगा और उसमें बैलेंस होगा और वो गाड़ियाँ जैसे ही टोल से क्रॉस करेंगी वो ऑटोमेटिक बैलेंस कट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? देखिए कई सरकारों ने किया, तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। वैसे इसका आंसर हरियाणा। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो इन्होंने गोल्ड जीता। उड़ीसा की सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा किया? कौन है? द्युति चंद। ठीक है, ये उड़ीसा की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। BCCI ने किसको महिला T20 चैलेंज
का टाइटल प्रायोजक घोषित किया? जैसे कि IPL का है, तो इसी तरीके से BCCI ने महिला T20 चैलेंज के लिए यहाँ पर जियो को टाइटल प्रायोजक घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया? मेसूत इल्माज ये टर्की, हालांकि टर्की भारत के मामले में तो बहुत हस्तक्षेप कर रहा है इस समय। चेन्नई सुपर किंग की किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया है सभी प्रारूपों से? शेन वॉटसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया फेडरेशन फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं ओम पुरी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 150 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।